ठीक है, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शुरुआत हम लोग ने किया था ये कैसे डुअल नेचर शो करता है। उसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इमिशंस लिखे थे, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लिख रहे थे। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन को मेटल से इजेक्ट होना होगा तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के बराबर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो मिनिमम कुछ एनर्जी देना होता है। अगर उससे कम एनर्जी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इजेक्ट होने के लिए एनर्जी जो होता है वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, और अगर हम वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो वर्क फंक्शन जितना जो है एब्जॉर्ब करेगा वो बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, और उससे ज्यादा जितना भी एनर्जी होगा वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो 2 या 3 ऑब्जर्वेशंस देखे थे, तो उससे आगे फिर देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड है, 4th था शायद। ठीक है, अगर हम ये दोनों जो अभी हम ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं इसको एक्सपेरिमेंटली ग्राफ के साथ साथ भी देखेंगे, फिलहाल हम एक साथ लिख दे रहे हैं। एक तो ये था कि अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चेक करना चाहते हैं और इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट हम रखते हैं और इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये प्लेट था, ठीक है, इधर ऐसा था कनेक्टेड, अगर हम इस पे ऐसे रेज को हम फेंक रहे थे, और अगर ये जो इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, इंसिडेंट रेज का हम न्यू को फिक्स्ड रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स्ड रख रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तब क्या हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम फिक्स्ड रखेंगे इसका मतलब कि जो हमारा एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी जो होता है एच न्यू, ये क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इंसिडेंट एनर्जी को फिक्स्ड रखते हैं और इंसिडेंट एनर्जी को फिक्स्ड रख रहे हैं और इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहा था, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो मान लेते हैं कि ये जो एनर्जी है ये ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है। तो अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इस पे पड़ने वाले फोटॉन्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं, इससे क्या होगा कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जो हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो सर्किट में जो करंट बह रहा था, अगर हम बोल रहे थे इधर से आई बह रहा है, आईपी ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर दें, ठीक है, और इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी का बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। अगर एनर्जी ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो हम लोगों ने देखा था कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि अगर मेटल सरफेस पे जितने फोटॉन्स पड़ रहे हैं उनकी संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, तो पहले मान लेते हैं कि 50 फोटॉन्स पड़ रहे थे तो 50 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे होंगे। अब हम
नंबर ऑफ फोटॉन्स को ही बढ़ा दिए, 50 की जगह 100 कर देते हैं। तो 100 फोटॉन्स अगर पड़े मेटल सरफेस पे तो 100 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, अगर सबका एनर्जी हाई है तो। ठीक है, अगर 100% एफिशिएंसी हम मान रहे हैं तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि इस एनर्जी को यानी कि फिक्स्ड कर रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेज को फिक्स करके उसका इंटेंसिटी को अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या बढ़ जा रहा है। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही फोटोन से निकल सकता है तो हम इस बात पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसके काइनेटिक एनर्जी का बात करें, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो था हमारा, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिख रहे थे तो ये लिख रहे थे एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो हम एच न्यू को चेंज कर रहे हैं ना ही फाइव को चेंज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज नहीं होगा, ये भी क्या रहेगा, फिक्स्ड। नहीं, अगर मैक्सिमम कर रहे हैं तो, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि इफ इंटेंसिटी increases keeping frequency constant, this implies that number of photoelectrons ejected increases and there is no effect on kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं हो। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है, जैसे कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ तो इस इलेक्ट्रॉन्स का इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट डिपेंड ऑन थर्मोनिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो थर्मोनिक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहा जा सकता है कि फोटॉन्स अगर मेटल सरफेस पे पड़ रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो हीट कुछ प्रोड्यूस हुआ होगा, उस हीट से भी तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो ऐसा कुछ हमको नहीं मिला, यानी कि बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है इंडिपेंडेंट है हीट से उसका कोई लेना देना नहीं है, कि अगर हम मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दे और फिर कम फ्रीक्वेंसी का भी अगर हम रेज को मेटल पे डालें तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो इस चीज को ऐसे लिख ले रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन is independent from thermonic emission। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम मेटल को हीट करें और कम एनर्जी वाले फोटोन से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, उसका हीट से लेना देना कुछ नहीं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और सिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट there is no time lag between absorption of photon and emission of electron from surface। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये
इफेक्ट है इसमें, जैसे ही फोटोन पड़ा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तुरंत कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि फोटोन पड़ा और इलेक्ट्रॉन के निकलने में ज्यादा टाइम गैप होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन था। और यही ऑब्जर्वेशन जो है एक्सप्लेन करता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये वेव नेचर नहीं, क्योंकि अगर टाइम लैग होता तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते थे कि जब फोटोन पड़ा तो उसका एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और जब वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो रहा है तो इजेक्ट बाहर निकल जा रहा है। लेकिन जब देखा गया कि ऐसा कोई टाइम लैग है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्ब किया एनर्जी अगर ज्यादा है तो निकल गया, नहीं है तो एनर्जी कहीं और चला गया। तो इसी बात से, इसी पॉइंट से जो आएगा कि जो हमारा वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि एक जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन और फिर पहले वाला जो कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ये सब जो ऑब्जर्वेशन है यही एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है वेव नेचर को नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। अगर वेव नेचर होता तो धीरे 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 एनर्जी को एब्जॉर्ब करता और हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकलता। जैसे कि छत पे धूप जैसे आता है तो तुरंत से गर्म नहीं हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। यानी कि जो वेव आ रहा होता है तो धीरे 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 वो हीट अप होता है और हीट होके वो सरफेस, छत या फिर रूम के अंदर भी वो गर्मी पहुंच जाता है रेडिएशन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, तो तुरंत इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि फोटोन पड़ा और वो टूटा, यानी कि वही आम तोड़ने वाला कहानी हो गया। हम आम पे पत्थर मारे और वो टूट के गिर गया, यानी कि अगर पत्थर का एनर्जी उससे ज्वाइंट का एनर्जी से ज्यादा था तो तोड़ के निकल गया, नहीं तो पत्थर पार हो गया, आम वहीं का वहीं लटका। ठीक है, और उसके जैसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम 5 बार पत्थर मारे थोड़ा थोड़ा वो कटते गया गिर गया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं। तो ये सारे चीज ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि इतने ऑब्जर्वेशंस में कि अगर, अच्छा एक और, ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को निकाल दे तो फ्रीक्वेंसी है इसको इंक्रीज कर दें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एच न्यू जो हमारा एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, ये बढ़ जाएगा। ये अगर बढ़ जाएगा तो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम था इसको लिख रहे थे एच न्यू माइनस फाइव। फाइव किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में इस फाइव को किसी भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही रखा गया है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हम फाइव को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये होगा कि वो मटेरियल को ही चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा फिक्स्ड है, एक मटेरियल के लिए ये फिक्स्ड है। अब अगर हम यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका डिफरेंस जो है बढ़ रहा है, यानी कि ये इंक्रीज करने से दिख रहा है कि ये जो है ये इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना है तो इंसिडेंट एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, और जितना ज्यादा जो एनर्जी होगा तो एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी और वर्क फंक्शन का डिफरेंस जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर हम फ्रीक्वेंसी इसको कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें संख्या, जो फोटॉन्स है, एनर्जी जो फोटॉन्स जो है जो एनर्जी लेके आ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, हम एनर्जी को नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं तो इससे ये समझना चाहिए कि अगर वो मेटल पे पड़ रहा है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है
तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें, ठीक है, और एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि हम जो है एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इंसिडेंट एनर्जी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। सिंपल सा बात है कि मान लेते हैं कि अगर हम बंदूक ले ले, बुलेट ही चलाए किसी वाल पे, ठीक है, तो अगर हम छोटे से नली वाले से चलाएंगे तो उसका स्पीड कम होता है, एनर्जी कम होता है, तो उससे जो ईंट टूटेंगे, बिखरेंगे, वो कम दूरी तक जाएंगे। लेकिन वही अगर लंबे नल वाला यूज करे, राइफल ये सब, तो उसका जो रिकॉयल, जो स्पीड होता है बुलेट का, वो ज्यादा होता है, तो जाके टकराएगा, तो उससे जो बिखरेंगे ईंट, जो टूट के बिखरेगा दीवार से, वो ज्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर हम ज्यादा एनर्जी से फेंक रहे हैं, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास वर्क फंक्शन से उतना ही ज्यादा डिफरेंस बचेगा, उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। और कि अगर जो हम लोग टाइम के बात में रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने और निकलने में जो टाइम लगेगा वो एकदम नेग्लिजिबल है, देयर इज नो टाइम डिफरेंस। यानी कि फोटोन जो है पड़ा, एब्जॉर्ब किया, निकला, यानी कि इसके दौरान ज्यादा टाइम नहीं है, तुरंत तुरंत, यानी कि इंस्टेंट का ये सारा चीज कहाँ है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशंस थे हमारे। अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंटल देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। यानी कि अभी जो लास्ट के 2-3 है वही चीज डिटेल में देखना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल में हम सर्किट फिर से बना रहे हैं। ओके, ठीक है, ये वेरिएबल है हमारा अभी, ये यहाँ से इंसिडेंट है, एमीटर है, ये कलेक्टर है। इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस यही देख रहे हैं। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को जो हम लोगों ने देखा उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं। केस 1, V को हम 0 रखे हैं, यानी कि पोटेंशियल है, इसको 0 रखे हैं। ठीक है, और एच न्यू जो है ये ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है कि ये जो V है ये 0 है, यानी कि V 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 0 है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच का 0 करने का मतलब ये हुआ कि बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि इंसिडेंट एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इससे इजेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो जो इजेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम जो होगा वो होगा एच न्यू माइनस फाइव के बराबर। ठीक है, इतना होगा। अगर अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक प्लेट है, दूसरा प्लेट है, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना सफिशियंट है कि इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर ले, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज सफिशियंट टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से देखो कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना सफिशियंट एनर्जी है, यानी कि वेलोसिटी है कि वो उतना दूर तय कर सके। एक मिनट, ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास, अभी हम यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रॉन पे कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि अगर वो निकला है, एमिट हुआ है, जनरेट हुआ है, तो उसको खुद ब खुद कलेक्टर से एमिटर पहुंचना पड़ेगा। अगर ऐसा केस है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें हो सकता है कि सबका तो इतना एनर्जी होता नहीं है, किसी का कम भी होता है, ये मैक्सिमम वाला एनर्जी है। कुछ होगा कि कम ही एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अंदर जो रहा, बाहर निकलते निकलते कॉलिजन होते होते इतना एनर्जी नहीं रखा। जो सबसे सरफेस पे होता है उसी का काइनेटिक एनर्जी इतना मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं किए हैं और काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट है, ये पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी सम फोटो करंट। ठीक है, यानी कि कुछ आईपी होगा, देयर विल बी सम फोटो करंट। अगर पोटेंशियल को हम जीरो रख रहे हैं और ऐसा कंडीशन है, ये कंडीशन रहेगा तब भी करंट होगा, अगर कम रहा तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है, यानी कि हम पोटेंशियल को जीरो रखें। केस 2 देख रहे हैं, यानी कि v को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जैसा जो गिवन है, v इंक्रीजेज एज शोन इन डायग्राम। ठीक है, एंड एच न्यू तो ये ग्रेटर देन 5 है, ये नहीं रहेगा तो हम कुछ करेंगे नहीं, ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी है, हम इसी डायरेक्शन में, नहीं कि इस पे हम पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, इस पे हम निगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली कहें तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं। यानी कि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे पास दो प्लेट्स है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, और उल्टा लिख दिए, इस पे निगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कर है। तो अगर हम v को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जैसे अगर इस पे लाइट पड़ा था तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था, इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स भी इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इंक्रीज हो रहा होगा। अब अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस सरफेस से यहाँ तक, अभी तक सिर्फ जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी था वही पहुंच रहा था, लेकिन अगर हम फोर्स को बढ़ाने लगे तो ये एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन विथ मिनिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी that will be equal to 0 will reach कलेक्टर। ठीक है, यानी कि मिनिमम एनर्जी वाला भी पहुंच सकता है अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो हम पहुंचा दिए, यानी कि इस समय तक हम देख रहे हैं
कि Ip जो है increases till last electron, last that is minimum energy electron reaches the collector। ठीक है, यानी कि अगर हम पोटेंशियल इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट टू लेफ्ट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट लग रहा है। अब निकला वेलोसिटी उधर ही था, उसको उधर ही जाना था, यानी कि जिसका वेलोसिटी मैक्सिमम था वो तो ऐसे भी पहुंच जा रहा था, लेकिन ये फोर्स लगने से वो भी जल्दी पहुंचा होगा। उसके ऊपर कि जो नहीं पहुंच पा रहा था वो भी अब सारा पहुंच गया होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम करंट का देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ करंट, ठीक है, वेरिएशन ऑफ अगर हम करंट देख रहे हैं विथ किससे, पोटेंशियल से, इधर पोटेंशियल हम लिख रहे हैं v, तो जब जीरो था तब भी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू था। ठीक है, जीरो पे ये Ip जीरो नहीं था, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते गए ये बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि जब मिनिमम एनर्जी वाला भी पहुंच गया, उसके बाद क्या हुआ, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, तो इसके बाद तो बढ़ेगा नहीं, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, और इस करंट को हम लोगों ने नाम दिया सैचुरेशन करंट। ठीक है, यानी कि सर्किट में अगर ये जो सर्किट था अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें, ऐसा सर्किट था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर यानी कि इधर की तरफ Ip बढ़ते बढ़ते जब सारा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, यानी कि उस समय ये जो वैल्यू होगा ये कांस्टेंट हो गया होगा, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो गया होगा, और उस समय इस करंट को हम लोग बोल रहे हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, यानी कि अगर हम करंट का वेरिएशन देख रहे हैं पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये करंट भी बढ़ रहा है। जब पोटेंशियल जीरो था उस समय भी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू था, जीरो ये करंट नहीं था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जैसे जैसे हम लोग इस पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये करंट बढ़ते बढ़ते एक सैचुरेशन करंट तक जा रहा है। एक चीज और कि इसमें जो है मैक्सिमम वाले पार हो रहे थे, जो मिन और सब इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर वहां तक नहीं पहुंच पाए और इधर ही स्पेस में रह जाते हैं, पार्टिकल की तरह ये नीचे जाके गिर नहीं जाएंगे, यहाँ स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं, ये स्पेस में आके रह जाते हैं, उतना मास नहीं होता है कि वो नीचे जाके गिर जाए। जैसे अगर प्रोजेक्टाइल हम लोग फेंकते हैं यहाँ से, यहाँ हमको पहुंचाना है, इसका काइनेटिक एनर्जी है तो जाके टकराएगा, नहीं तो इधर ही आके रह जाएगा। तो ऐसा इस केस में नहीं होता है, और ऊपर से वैक्यूम रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री, मतलब कि बीच में ही स्पेस में ही इकट्ठा होके बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना ले रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे भी फोर्स लगता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज तक पहुंच जाते हैं। जब सारा पहुंच गया इसका मतलब उस समय करंट कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जो मिनिमम एनर्जी वाला था उसको भी हम पहुंचाते जा रहे हैं, तो उस समय तक जाके करंट कांस्टेंट हो जाता है, और उस कांस्टेंट करंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन करंट। केस 3, हम जो है अब पोटेंशियल को रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं रिवर्स्ड पोटेंशियल। ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं इसका मतलब हम इसका डायरेक्शन चेंज करें। ध्यान से देखो, इधर प्लस माइनस था, इसमें इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इस पे अब पॉजिटिव चार्ज आएगा,
इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ से लाइट आ रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था जिसके पास इधर की तरफ के मैक्स था। ठीक है, इस केस में हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इस पे फोर्स अब पीछे की तरफ लग रहा है। कब? जब हम रिवर्स्ड पोटेंशियल को लगाएं, यानी कि हम पोटेंशियल का डायरेक्शन जो है चेंज कर दिए, तो उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स्ड पोटेंशियल। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखें, तो इस केस में हमको दिख रहा है कि जो जिसका एनर्जी ज्यादा था, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ही ताकत था, वो खींच के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जा सकता था, उसको भी हम पीछे की तरफ खींचने लगे। तो जो नहीं जा रहा था सो तो नहीं जाएगा, लेकिन जो पहुंच रहा था उसको भी हम रोकने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि we try to stop we try to stop electron with maximum energy to do not reach collector। ठीक है, वहां तक हम पहुंचने नहीं देना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्किट में आईपी है, यानी कि फोटो करंट है, वो घट रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को हम पहुंचने से रोक रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि फोटो करंट जो है, हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज ही जो होता है हमारा करंट कहलाता है। फर्स्ट केस देख के जब पोटेंशियल जीरो था तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही पहुंच पा रहे थे, तो उस समय जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ करंट था। जैसे जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को बढ़ा रहे थे, पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा था, यानी करंट बढ़ रहा था। लेकिन अब रिवर्स कर दिए, रिवर्स किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोज्ड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन अपोज्ड हो रहा है, इसका मतलब जो है मैक्सिमम एनर्जी वाले को भी हम रोकना चाह रहे हैं। अगर हम उस मैक्सिमम एनर्जी वाले को भी रोक दिए तो भी प्लेट पे नहीं पहुंचेगा, और ये डिक्रीज होते होते ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, उस केस में ये डिक्रीज होते होते करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस केस में हमको क्या दिख रहा है, हम इधर भी लिख रहे हैं तो इधर भी पॉजिटिव लिए हैं, नहीं डायरेक्शन जो हम चेंज कर रहे हैं, इधर हम रिवर्स्ड वाले को लिख रहे हैं, रिवर्स्ड। ठीक है, यानी कि माइनस में ले रहे हैं, डायरेक्शन चेंज किए हैं। तो हम देखें कि जब करंट जीरो था, पोटेंशियल यहाँ था, जब एक ऐसा पोटेंशियल लगाए होंगे उस समय ये जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर की तरफ ऐसा बनता है, और आगे की तरफ हम लोगों ने देखा था कि ऐसा ये बनता है। तो आईपी का जो वेरिएशन होता है पोटेंशियल के साथ साथ ऐसा होता है, इसको हम सैचुरेशन करंट बोल रहे हैं। यहाँ माइनस वी नॉट आएगा, और इस वी नॉट को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम एनर्जी टू रीच कलेक्टर। ठीक है, जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यहाँ से हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ई है, इतना अगर पोटेंशियल लगा देंगे तो वो रुक जाएगा, यानी कि ये हमारा होना चाहिए हाफ के ई, अच्छा, मैक्स के बराबर। ठीक है, तो ये ए भी आ गया के मैक्स के बराबर। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं ए वी नॉट इजकल टू एच सी एच न्यू माइनस 5।
ठीक है, क्योंकि के मैक्स इतना था तो हम पोटेंशियल के टर्म में ये लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू मैक्सिमम ई वी नॉट ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम लोग सब कुछ यूज करेंगे। 5/, ठीक है, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को साथ साथ देख रहे हैं तो ऐसा वेरिएशन हमको मिल रहा है पोटेंशियल के साथ। जीरो पे जो है कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है। अब पोटेंशियल को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि सपोर्टिंग टाइप आ रहे हैं, तो उस केस में देख रहे हैं कि सैचुरेशन करंट जो है बढ़ते बढ़ते, करंट जो है फोटो करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सैचुरेशन करंट। अगर हम उसको रिवर्स कर दें, यानी कि बैटरी जो लगाए थे उसके टर्मिनल्स को रिवर्स कर दे, तो उसको हम रिवर्स पोटेंशियल कर रहे हैं, और उसमें अगर हम फिर पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, यानी निगेटिव डायरेक्शन में हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पहुंच रही थी कलेक्टर तक, वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा सैचुरेशन करंट है, फोटो करंट, वो घटते 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 जीरो हो जा रहा है। एक समय आ रहा है कि जब वो पूरी की तरीके से जीरो हो रहा है, उस समय जितना पोटेंशियल हमने लगाया है उस पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे, जितने पोटेंशियल पे हम मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम मूव करने से रोक दिए, उसको भी हम जाने नहीं दिए, उस समय के पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये था कि वेरिएशन ऑफ हमारा फोटो करंट विथ पोटेंशियल, यानी कि फोटो करंट जो है अगर वेरिएशन कैसे दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटल देख रहे हैं, तो ये बहुत तीनों केसेस जो थे हम लोग डिस्कस करे हैं। तो ये तीनों केस था वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वेरिएशन ऑफ आईपी विथ वी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो है किस तरीके से हमारा वेरी कर रहा है। यहाँ से हमको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं, ये तो यहाँ से हम यहीं पे डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं। ईवी, तो अगर हमसे बोला जाए कि ड्रॉ करो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व, ठीक है, तो यहाँ देख लो कि वी नॉट बराबर ये वाला हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और y इजकल टू mx प्लस सी दिख रहा है हमको। c निगेटिव में है तो यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा, -5/e। स्लोप ऐसा जा रहा है, इसका स्लोप क्या आ रहा है, h/e। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखो, इस फ्रीक्वेंसी पे जो है वी नॉट जीरो हो जा रहा है। वी नॉट जीरो यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो कि किसी भी मटेरियल के लिए ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी लिख सकते थे के ई मैक्स। उस केस में स्लोप जो होगा अलग हो जाएगा, तो उसको अलग ही बना देते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है स्लोप जो है h/e है, कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। यानी कि अगर हम दूसरे मटेरियल को ड्रॉ करें, ठीक है, एक और हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ऐसा है, ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगे। स्लोप जो होगा ये भी, इसका भी स्लोप जो होगा ये h/e ही होगा। इसका अगर हम देख रहे हैं φ1, ब्लू वाले के लिए फाई बोला जाए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, फाई कम है। ठीक है, ऐसे कंपेयर हम कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल हो तो उसके लिए ये जो स्लोप होगा कांस्टेंट होगा।
और ई वी नॉट का अगर हम देख रहे हैं, चलो वी नॉट ही लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा 5/। इसके लिए अगर कर्व हमको बनाने बोला जाए तो इधर हम वी नॉट बोल रहे हैं, इधर 1/λ बोल रहे हैं। ध्यान रहे 1/λ लिखे हैं तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन इसके लिए जो स्लोप है ध्यान से देखो, तो स्लोप जो हो जाएगा एच सी बाई ई है, और ये भी कांस्टेंट ही है। ये क्या आएगा तो -5/e। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिखते हैं एच न्यू -5। इस केस में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इधर के ई मैक्स, इधर न्यू। ध्यान से देखो सेम जा रहा है इसका स्लोप, हर केस में स्लोप जो है चेंज हो रहा है, यहाँ पे -5। ठीक है, स्लोप हर जगह कांस्टेंट ही है। एक किसी पे अगर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, के ई मैक्स ही ले रहे हैं और इधर 1/λ ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा दो मटेरियल दे रखा है, ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल 2 है, दोनों के लिए ऐसा दे रखा है। तो इसमें से बताओ कि φ1 φ2 तो ज्यादा दिख ही रहा है। अगर हम कोई भी लेमडा यूज कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा इंसिडेंट डेंट रेडिएशन है, जिसका लेमडा है, लेमडा इज ग्रेटर देन दे रखा है लेमडा टी लेमडा H2। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमसे बताओ कि इन दोनों मटेरियल्स में कौन सा मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ये जो रेडिएशन है निकाल सकता है। ठीक है, इनवर्स का रेशियो में होता है, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसी से देखेंगे। तो अगर हम 1/λ लिखें, 1/λ देखो तो ये 1/λ TH और 1/λ थ्रेशोल्ड 2 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो अगर हम 1/λ के टर्म में लिखेंगे तो ये इससे ऐसा रहने की 2h से उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, फिगर के अनुसार हम ये वैल्यू उल्टा लिख दिए हैं, इसको 1 करो, इसको 2 करो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 1/λ जो है इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करना चाहते हैं तो इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में कोई भी हमारा फोटो जो इलेक्ट्रॉन से वो इजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ राइट साइड में इजेक्ट होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मेटल 2 जो है इजेक्ट होगा, मेटल 1 जो है नहीं, मेटल 2 के लिए नहीं होगा,
और मेटल 1 के लिए होगा। ठीक है, यानी कि मेटल 1 के राइट साइड में आ रहा है, मेटल 2 के लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो हम इससे देख के बता सकते हैं किससे इजेक्ट होगा किससे नहीं होगा, कर्व से। कर्व है और इक्वेशन है, इक्वेशन देखो या फिर कर्व देखो, बात बराबर है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है हमारा। स्लोप का बात का इसमें मेन है कि स्लोप ध्यान रखना है कि हर केस में अलग अलग स्लोप आ रहा है, हर जगह स्लोप कांस्टेंट है। यानी कि किसी भी दो मटेरियल के लिए अगर हम ये कर्व बनाएंगे तो पैरेलल ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद है वेरिएशन ऑफ आईपी विथ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पहले भी देखे थे कि हम फोटो करंट का बात कर रहे हैं इंटेंसिटी से। तो बताओ तुम ही लोग क्या होगा अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, बाकी सबको हम कांस्टेंट रखें, सिर्फ इंटेंसिटी लिखे यानी कि सब कांस्टेंट है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंक्रीजेस, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आईपी भी जो है इंक्रीज हो रहा है। और ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम आईपी इधर लिख रहे इंटेंसिटी इधर लिख रहे हैं तो ये ऐसा कुछ कर जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही फोटो करंट भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब है ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी को भी चेंज कर रहे हैं और पोटेंशियल को भी चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा उस चीज को देखते हैं। तो हम कर्व के सहारे से ही बस फिगर बनाएंगे, बाकी कहानी सुनना है। इधर भी है, इधर फोटो करंट। ठीक है, एक जो था हमारा मान लेते हैं कि पहले से ऐसा था। ठीक है, ये हमारा कर्व 1 है, फर्स्ट इनिशियली ऐसा था। अब जो है ये वी नॉट, अब जो है हम पोटेंशियल को तो वेरी कर ही रहे हैं, साथ में इंटेंसिटी को बढ़ा दिए। ठीक है, इंटेंसिटी को बढ़ा दिए तो इस कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो ध्यान से देखें, तो अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो सेचुरेशन करंट भी बढ़ा होगा, लेकिन हम एनर्जी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में हम एनर्जी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वी को कांस्टेंट रखे हैं। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, यानी कि वी नॉट जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा। यानी कि इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कर्व आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, यानी कि इस केस में हमको दिख रहा है कि आई एस जो है बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर हम आई एस का बात कर रहे हैं सेचुरेशन करंट पे, और हम इंटेंसिटी और पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का बात कर रहे हैं,
तो इंटेंसिटी जो है बढ़ेगा आईएस। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आईएस जो है बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा उल्टा लिख दिए, ठीक है, यहाँ आईएस यहाँ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है आईएस को चेंज करेगा। अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो आईएस चेंज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इस पे नो इफेक्ट, इंटेंसिटी का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक वाले इफेक्ट में अगर हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि करंट जो है वो बढ़ रहा होगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से रिलेटेड है। हम अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सेम था, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम होगा, ठीक है। लेकिन इफ न्यू इंक्रीजेस कीपिंग फिक्स्ड, ठीक है। अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी फिक्स रखे हैं। फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना है कि वी नॉट इंक्रीज होना, ठीक है। इंटेंसिटी को हम फिक्स्ड रखे हैं, इसका मतलब कि फोटॉन्स जो है फिक्स्ड होना। फोटॉन्स फिक्स्ड यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड होना। फोटो इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होना यानी कि फोटो करंट भी फिक्स्ड होना। यानी कि इसका अगर हम वेरिएशन देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। हम मान लेते हैं कि ये पहले था, फर्स्ट था। अब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए हैं लेकिन इंटेंसिटी को फिक्स रखे हैं। इंटेंसिटी फिक्स रखे हैं तो उस केस में हमारा ये जो वैल्यू होगा यानी कि करंट का जो वैल्यू होगा, सैचुरेशन करंट जो होगा सेम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो फिक्स्ड है, नंबर को हम नहीं बढ़ाए हैं, हम उनके एनर्जी को बढ़ा दिए हैं। तो जब हम सारे सारे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा ही दे रहे थे तो सैचुरेशन करंट तो उसी को कह रहे थे। तो अभी भी तो हम भले ही एनर्जी बढ़ा दिए लेकिन सैचुरेशन करंट तो वही कहलाएगा। तो सैचुरेशन करंट जो होगा इस केस में हमारा फिक्स्ड रहेगा, सैचुरेशन करंट फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ दिखा रहे हैं क्योंकि रिवर्स कंडीशन में ही स्टॉपिंग पोटेंशियल था, रिवर्स पोटेंशियल था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है बढ़ जा रहा है लेकिन फोटो करंट, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देख रहे हैं आईएस पे एंड वी नॉट पे, तो इस पे जो इफेक्ट नहीं है लेकिन इस पे इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे चीज पूछे जाते हैं हम लोग को, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है। मेन क्या है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं। इन दोनों को माइंड में एकदम बैठा लेना है। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट को बढ़ा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम उनके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए हमको ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई चेंज तो है नहीं, तो सैचुरेशन करंट उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन देते हैं, हमको एक ऐसा एक कर्व दे रखा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, हमसे बोल रहा है कि इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीजेस एंड frequency decreases, then reconstruct given curve। ठीक है, इधर पोटेंशियल है, इधर आईपी है, ये हमको कर्व दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं और पोटेंशियल को घटा रहे हैं, तब इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे? बना के दिखाओ। intensity increase, इंटेंसिटी है ये, क्या इधर होगा से सैचुरेशन करंट? हाँ, डायरेक्शन चेंज, क्या कैसा कर्व जाएगा बताओ? चलो हम ऊपर वाले क्या इफेक्ट होगा? ऊपर हम लोगों ने एक एक को चेंज किया है, एक को फिक्स किया था, यहाँ पे दोनों को हम चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी में बना रहे हैं, तो इसका अगर हम देख रहे हैं तो सैचुरेशन करंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं कि इसका सैचुरेशन करंट कुछ ऊपर आएगा। फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका काइनेटिक एनर्जी हम घटा दे रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी घटा रहे हैं यानी कि इस प्लेट से इस प्लेट पे जाना था, उसके पास कुछ वेलोसिटी था, इस वेलोसिटी को हम पीछे की तरफ फोर्स लगा के घटा रहे हैं, यानी कि हम इसको रोक रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब जो होगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी घटा दिए तो इसका वेलोसिटी पहले ही घटा दिए, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो हमारा घट गया होगा। तो जो कर्व होगा उसका नेचर तो ऐसा ही कुछ होगा, जीरो पे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, नहीं इंटेंसिटी बढ़ाएं तो जीरो पे भी कुछ ऊपर ही जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर्व हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपली जो इस चैप्टर का इस जो भी एक्सपेरिमेंट इसका सार जो है यही है कि हम क्या चीज वेरी करके कैसे हम कर पा रहे हैं। कर्व अगर हमको पता है तो सारा कुछ पता है, एक ही फॉर्मूला है हमारा और उसी फॉर्मूले से सारी कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमको कैसे वेरी कर रहा है इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग चेंज करे जा रहे हैं तो किस चेंज से क्या इफेक्ट आ रहा है, इस चेंज को ध्यान में रखना है। यानी कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने का मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इन इंसिडेंट रे हम घटा बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे बढ़ाने घटाने का मतलब कि हम उसका एनर्जी बढ़ा रहे हैं फोटॉन्स का, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आया था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि हम उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम माइंड में रखेंगे तो ये सब कर्व हमको आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये जो चीज देखा ये एक्सपेरिमेंटल जो था, एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देखा और उस चीज को हम लोग एनालिटिकली एक्सपेरिमेंटली समझने का कोशिश किया कि कैसे हो रहा है। तो जो है हमारा ये जो गिवन एक्सपेरिमेंट है सब कुछ इसी से रिलेट है कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से उस प्लेट तक कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसी को हम करंट कह रहे हैं।
क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा उतना ज्यादा करंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखें। यही चीज था हमारा आइंस्टाइन का इक्वेशंस। आइंस्टाइन जो इक्वेशन दिए थे, तो इक्वेशन भी यही था कि के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, या फिर के मैक्स ई इंटू वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे के मैक्स हो या फिर ई वी नॉट। ठीक है, ध्यान दो कि वी नॉट हमारा वोल्ट में होगा, साथ में अगर हम ई लगा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा, तो 12400 बाई लेमडा लिख सकते हैं, माइनस यहाँ भी एच सी बाई लेमडा यानी 12400 बाई लेमडा टी एच लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आसान कैलकुलेट करने के लिए ये वाला वैल्यू ऊपर वाला कहीं दिया हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पे लेमडा को एंगस्ट्रम में पुट करना है, और ये जो वैल्यू होगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी हम लोग लिखते हैं एच सी बाई लेमडा। का वैल्यू हम सॉल्व करके लिख रहे हैं 12400 बाई लेमडा। इसको अगर एंगस्ट्रम में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कैलकुलेशंस को करने के लिए। ठीक है, बार बार एच को सॉल्व करके डायरेक्टली 12400 बाई लेमडा यूज करेंगे। ठीक है, एच का सॉल्व करोगे तो 12423 या समथिंग आता है, तो 23 को हमारे 00 लिख रहे हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हमको मिलना चाहिए तो आंसर हमको मिल जाएगा। अब जैसे कंट्राडिक्शन वाले जो पार्ट थे, ठीक है, कंट्राडिक्शन वाला जो पार्ट था यही था कि अगर हम वेव मान रहे हैं तो वेव के केस में जो एनर्जी स्टोर होगा वो धीरे धीरे होगा, उसमें टाइम लैग होना चाहिए। जैसे कि अगर हम है किसी सरफेस पे अगर हम उसको जलाते हैं तो जितना देर अगर जले रहेगा तो धीरे 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 गर्म हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है इंस्टेंट हो रहा है, यानी कि जो फोटॉन्स टकराया और फोटॉन्स के टकराते ही इलेक्ट्रॉन्स जो हो जा रहा है इजेक्ट हो जा रहा है, और इसमें टाइम लैग जीरो है, तुरंत इफेक्ट है। तो इस चीज को बोला गया है कि ये भाई पार्टिकल नेचर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो कंट्राडिक्शन था यानी कि ये टाइम लैग वाला। ठीक है, तो टाइम लैग से हमको पता चला कि ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा इफेक्ट है ये तुरंत इफेक्ट है, इसमें टाइम नहीं लग रहा है। अगर टाइम नहीं लग रहा है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यही हम कह सकते हैं कि जो ये इफेक्ट है, यानी कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो पार्टिकल नेचर से। ठीक है, दूसरा, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उतना ही ज्यादा जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमको मिल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलने का मतलब क्या हुआ कि उतना ही ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहे थे। अगर हम एनर्जी बढ़ा रहे थे तब हमको इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो है, पहला कंट्राडिक्शन था टाइम लैग वाला, सेकेंड कंट्राडिक्शन था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। ठीक है, ये चीज क्यों, क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से
नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, करंट बढ़ा। लेकिन अगर वेव होता तो अगर वेव नेचर फॉलो करता तो ये कहा गया कि अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाएं तभी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बढ़ा है। अगर वेव जैसा होता, अगर हम उसका एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते, ठीक है, एनर्जी बढ़ाते, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते, तो कम एनर्जी दे रहे थे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलता, ज्यादा एनर्जी दिए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फ्रीक्वेंसी से उसका लेना देना कुछ नहीं था। ठीक है, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था, ना ही हमको जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें संख्या नहीं बढ़ रहा था। तो इस चीज से उन लोगों ने कहा न्यू इज इंडिपेंडेंट बोल देते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो चीज है ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा घटा रहे हैं तो फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे चीजें इफेक्ट थे उन जो हमको मिले, और इन्हीं के कारण कहा गया जो हमारा पार्टिकल जो वेव है, लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, अगर वेव नेचर शो करता तो ये दोनों चीज फॉलो होने चाहिए थे। दोनों क्या है कि अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्व करे जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्व करते करते अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी हो गया तो इमिट कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुरंत हो रहा है। इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो करंट बढ़ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? फ्रीक्वेंसी अगर वेव की तरह बिहेव करता तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एब्जॉर्ब करता, धीरे धीरे ज्यादा हो जाता, निकल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज से कहा गया कि इस कंट्राडिक्शन से कि लाइट जो है सोज लाइट सोज पार्टिकल नेचर। ठीक है, इससे बोला गया है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है, तो ये सब कंट्राडिक्शन था। इस चैप्टर के लिए एक बार हम और बोलेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ो, मॉडर्न फिजिक्स है तो मॉडर्न फिजिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर तक जितना भी चीजें हैं उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो चीज दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, वही चीज हम लोग के लिए काफी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी इसको पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैटर वेव है, मैटर वेव भी छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर यानी कि वही जो रेडिएशन हो रहा है तो किसी मेटल पे पड़ रहा है तो उस पर फोर्स वो लगाता है, उस पर प्रेशर लगाता है, क्रिएट करता है। यानी कि जो हम लाइट अगर छत पे गिर रहा है तो उस लाइट से उस छत पे कुछ फोर्स लग रहा होता है, तो फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स की वजह से उस एरिया पे प्रेशर कितना लगेगा, उन सब चीजों के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को एक बार रिवीजन करो और एनसीईआरटी से, ठीक है, रीड करना है। एनसीईआरटी मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर के लिए मस्ट है। रीड एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। सेकेंड पार्ट के लिए 11th हो या 12th हो उसके लिए एनसीईआरटी ठीक ठाक दे रखा है, तो उसको पढ़ो। फर्स्ट पार्ट में हम भी नहीं बोल रहे थे क्योंकि पढ़ने से आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड पार्ट के लिए या तो पहले पढ़ो या बाद में पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी एक बार रीड जरूर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ वाले होंगे, कुछ फार्मूला बेस्ड होंगे, मोस्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं इससे, बहुत ही आसान चैप्टर है, फार्मूला याद है और ये सब कंसेप्ट याद है तो। और ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम तुम लोग को देंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, एंड कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है?